हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे 8 जून 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से दिए गए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में देखा जाए तो आज अपने इस क्लास में हम लोग डिफेंस रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर रहे हैं पिछले मई महीने में, ठीक है, मई माह के जितने भी डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर रहे हैं उन सब का आज हम लोग रिवीजन करेंगे। होगा क्या इससे, जितने पुराने पॉइंट्स आपने पढ़े हैं सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। ठीक, बहुत डिटेल में पढ़ा है प्रश्नोत्तर के फॉरवर्ड में। आज हम लोग जितने भी पॉइंट्स आपने पढ़े थे उन सारे पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉरवर्ड में, तो चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। ठीक है, और इससे पहले चलिए आज चर्चा करते हैं 8 जून 2026 को कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले विश्व महासागर दिवस। यहाँ पर देखा जाए जो विश्व महासागर दिवस है इसके बारे में चर्चा करें तो 8 जून का जो दिन होता है विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को महासागर के संरक्षण, सतत उपयोग, ठीक है, यहां पर देखा जाए सतत उपयोग, सतत उपयोग समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। याद रखिएगा ये विश्व महासागर दिवस आपके एग्जाम में 2024 में पूछा जा चुका है, जो 2024 का प्री था। ठीक है, वहां पर जो इंपॉर्टेंट डे होते हैं ना दिवस रिलेटेड करंट अफेयर, लगभग 4 प्रश्न आया हुआ था और प्रश्न की प्रकृति कुछ भिन्न थी। जिस प्रकार से ट्रेडिशनल करंट अफेयर पूछे जाते थे उससे भिन्न थी। एक सवाल में पूछ लिया कि कौन सा दिवस पहले आता है कौन सा दिवस बाद में आता है, और उसी में महासागर दिवस पूछा था। एक सवाल पूछा था थीम को मैच करने के लिए और एक दिवस को मैच करने के लिए सवाल पूछा था, और एक सवाल डायरेक्टली आपसे पूछा था। टोटल 4 प्रश्न 2024 के प्रीलिम्स में आए थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो विश्व महासागर दिवस होता है हर साल कब मनाया जाता है, 8 जून के दिन मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक थीम क्या है, यहाँ पर देखा जाए जो विश्व महासागर दिवस है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो आधिकारिक थीम यहाँ पर रखी गई है वो क्या है। थीम याद रखिए, री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशन, ये है इसका थीम। ठीक है, इस थीम को याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपकी परीक्षा में जो दिवस पूछे जाते हैं, बहुत से दिवस होते हैं, डेली कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कौन से होते हैं, जो पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी दिवस हैं और पर्यावरण से संबद्ध जितनी भी चीजें हैं उनसे संबंधित कोई दिवस है तो वो आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी होता है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से विश्व महासागर दिवस आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा महासागरों में प्रदूषण, जैव विविधता के संरक्षण, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करता है। यानी कि जो प्रदूषण है उस पर नियंत्रण किया जाए, जैव विविधता का संरक्षण किया जाए और जो ब्लू इकोनॉमी है उसको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, इसी दिशा में कार्य करने हेतु हर साल देखा जाए जो 8 जून का दिवस होता है, 8 जून का दिन होता है, उसको विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक, यहां पर देखा जाए जो आयुष्मान भारत योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये लागू हो गई है। ठीक है, यहां पर देखा जाए पश्चिम बंगाल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि जो NHA है, ठीक, इसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है, और जिसके कारण देखा जाए जो आयुष्मान भारत योजना है, अभी तक देखा जाए आयुष्मान भारत योजना ये पश्चिम बंगाल में लागू नहीं थी, लेकिन 1 जुलाई से ये पश्चिम बंगाल में लागू हो जाएगी। इसके लिए देखा जाए तो समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कर लिया गया है। ठीक है, चर्चा करते हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये याद रखिएगा, 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भारत का जिसने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कर लिया है। देखते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है। इस समझौते में राज्य के पात्र लाभार्थियों को कैशलेस एवं पेपरलेस उपचार की सुविधा प्राप्त होगी और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच बेहतर होगी, और इसी उद्देश्य से देखा जाए तो ये आयुष्मान भारत योजना भी शुरू की गई थी। चलिए देखते हैं, 5 भारतीयों को पेरिस क्लब ऑफ इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पेरिस क्लब ऑफ इनोवेशन अवार्ड से 5 भारतीयों को सम्मानित किया गया है। चर्चा करते हैं, पेरिस में आयोजित पेरिस क्लब ऑफ इनोवेशन अवार्ड में आम जनजीवन को बेहतर बनाने के लिए, नवाचारों के लिए पहली बार देखा जाए 5 भारतीयों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अनामिका डे और उनकी टीम को हिमालयी क्षेत्र के पारंपरिक ज्ञान आधारित हर्बल उत्पादों के विकास हेतु गोल्डन, यहां पर देखा जाए गोल्डन अवार्ड या गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखें,
नवजीत भराली को कम लागत वाली रेशम प्रसंस्करण मशीन के लिए, साथ ही साथ राय सिंह दहिया जो है इनको बायोमास गैसीफायर, और विशाल सिंघल को विक्रेताओं के लिए कम ऊर्जा खपत वाली विकेंद्रीकृत कोल्ड स्टोरेज सिस्टम विकसित करने के लिए प्रदान किया गया है। वहीं पर बात करें तो विजयन सती देवी, ठीक है, जो विजयन सती देवी है, इनको देखा जाए कमल के तने से प्राकृतिक धागा तैयार कर ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर सृजित करने के लिए प्रदान किया गया है। ठीक, तो ये यहां पर देखा जाए जो पेरिस क्लब ऑफ इनोवेशन अवार्ड है, इसमें 5 भारतीयों को सम्मानित किया गया है, और 5 भारतीयों का नाम मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, किस क्षेत्र के लिए दिया गया वो पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2026 के बारे में चर्चा करते हैं। देखा जाए जो पुरुष एकल का किताब है, पुरुष एकल का किताब ये किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने जीता है। ठीक है, जर्मनी के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने जीता है। और यहाँ पर जो पुरुष एकल का फाइनल था उसमें देखा जाए किसको पराजित किया, तो फेलेवियो कोबोली को पराजित किया है। ठीक, 5 सेटों में फेलेवियो कोबोली को पराजित कर अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने फ्रेंच ओपन 2026 का खिताब जीत लिया। यहां पर चर्चा करें, विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी ज़वेरेव अपना पहला ग्रैंड स्लैम 41वें प्रयास में हासिल किया है। ठीक, 41 प्रयास लगे इनको यहां पर देखा जाए फ्रेंच ओपन जीतने में। इससे पहले वे यूएस ओपन 2020, फ्रेंच ओपन 2024 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के फाइनल में उपविजेता भी रहे थे, यानी कि हमेशा देखा जाए तो जीत की दहलीज पर पहुंचकर वापस लौटे हैं, और 41 प्रयास लगा है तब जाके ये फ्रेंच ओपन 2026 का खिताब इन्होंने जीता है। देखा जाए 89 वर्षों के इतिहास में रोला गैरो, यहां पर जो रोला गैरो है बेसिकली जो फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच ओपन, ठीक, इसको रोला गैरो के नाम से भी जानते हैं, और 89 वर्षों में देखा जाए तो ये रोला गैरो जीतने वाले पहले जर्मन पुरुष खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले यहां पर बात करें हेनर हेंकेल, इन्होंने 1937 में यह उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है, और 30 वर्षों के बाद देखा जाए ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले जर्मन खिलाड़ी बने हैं। 30 साल तक, अभी देखा जाए तो 30 साल हो गए, 1996 के बाद से यहां पर बात करें तो किसी भी जर्मन खिलाड़ी ने कोई भी ग्रैंड स्लैम नहीं जीता था, लेकिन अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने 30 साल का रिकॉर्ड यहां पर देखा जाए तो 30 साल से जो सूखा चला आ रहा था उसको तोड़ते हुए ये 30 सालों बाद पहले जर्मन खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। इससे पहले बात करें तो बोरिस बेकर ने वर्ष 1996 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था। तो एक प्रकार से देखा जाए एक रिकॉर्ड ही है, इनके नाम पे रिकॉर्ड दर्ज हो गया है और इनका नाम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। देश की पहली स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना शुरू हुई है। ठीक है, देश की पहली स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना कहां पर शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। चर्चा करते हैं। विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ रुपए की लागत वाली भारत की पहली एयरशेड आधारित उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। देखा जाए तो परियोजना का उद्देश्य वायु प्रदूषण नियंत्रण, क्षेत्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन तथा स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देना है। चर्चा करें तो कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण महाअभियान 2026, यूपी कैंप के लोगो, वेबसाइट तथा 100 आर्द्र भूमियों से संबंधित संकलन को एवं वेटलैंड पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो 100वां वेटलैंड बना है भारत का, ये उत्तर प्रदेश में ही अवस्थित है। ठीक है, यूपी में ही अवस्थित है। और खास बात यह हो जाता है कि बलिया का जो सुरहा ताल, ये देश का 100वां तथा उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल बना है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो सुरहा ताल है ये देश का 100वां और उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल है। जबकि श्रावस्ती में स्थित देखा जाए गुलरा, ये केन नाला है गुलरा, इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा, परीक्षा पूछ सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित गुलरा केन नाला कहां पर अवस्थित है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो यह श्रावस्ती जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, श्रावस्ती जिले के अंतर्गत आता है। और यह श्रावस्ती वही जिला है जहां पर देखा जाए भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2026, यहां पर बात करें महिला एकल की बात कर लेते हैं। किसने जीता है? तो मीरा आंद्रीवा ने जीता है। ठीक है, मीरा आंद्रीवा बनी है लाल बजरी की नई क्वीन। यहां पर चर्चा करते हैं। रूस की खिलाड़ी है ये, 19 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी मीरा आंद्रीवा फ्रेंच ओपन 2026 के महिला एकल में यहां पर बात करें माझा च्वालिंस्का को पराजित कर पहला ग्रैंड स्लैम खिताब अपना जीता है। 19 साल की आयु में पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। मीरा पिछले 34 वर्षों में रोला गैरो की चैंपियन बनने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। ठीक है, इससे पहले 1992 में बात करें तो मोनिका सेलेस
ने 18 वर्ष की आयु में यह उपलब्धि हासिल की थी। यहां पर चर्चा करें, रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के चलते मीरा ने प्रतियोगिता में तटस्थ खिलाड़ी के रूप में पार्टिसिपेट किया था। एक खास बात याद रखिएगा कि 2005 के बाद जन्मी पहली महिला एवं पुरुष खिलाड़ी, अगर देखा जाए 2005 के बाद जन्मी ये पुरुष एवं महिला दोनों खिलाड़ियों को देखा जाए, काउंट किया जाए तो उसमें पहली ये ग्रैंड स्लैम एकल खिताब विजेता है 2005 के बाद जिनका जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। अंडर 18 पुरुष एशिया कप 2026, भारत तीसरी बार बना चैंपियन। ठीक है, याद रखिएगा भारत तीसरी बार यहां पर चैंपियन बना है अंडर 18 पुरुष एशिया कप में। चर्चा करते हैं, भारत ने जापान के काका मिगहारा में खेले गए अंडर 18 पुरुष एशिया कप 2026 के फाइनल में मेजबान जापान को 4-1 से पराजित कर तीसरी बार यह खिताब जीता है। यानी कि भारत ने फाइनल में किसको पराजित किया है? जापान को पराजित किया है। भारतीय टीम ने इससे पहले वर्ष 2001 में 2016 में यह प्रतियोगिता जीती थी, जबकि 10 वर्षों बाद पुनः चैंपियन बनाया। यानी कि 2016 के बाद देखा जाए 10 साल बाद पुनः भारत चैंपियन बन गया है अंडर 18 पुरुष एशिया कप हॉकी में। ठीक है, चर्चा करते हैं, फाइनल में आशीष तानी पुर्ती ने हैट्रिक लगाई है, जबकि कप्तान जो केतन कुशवाहा थे इन्होंने एक गोल कर भारत को महत्वपूर्ण जीत में योगदान दिया। महिला कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो महिला कैटेगरी में देखा जाए भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, यानी कि महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है, जबकि स्वर्ण पदक जीता है जो पुरुष वर्ग था। यानी कि पुरुष वर्ग में भारत चैंपियन बना है अंडर 18 पुरुष एशिया कप में। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर। आगे चलते हैं, नॉर्वे शतरंज 2026। अब ये जो नॉर्वे शतरंज कप 2026 है इसके बारे में चर्चा करते हैं। आर प्रज्ञानंद बने चैंपियन। फोटो से आप पता चल गया होगा आपको, आर प्रज्ञानंद यहां पर देखा जाए चैंपियन बन गए हैं। ठीक, चर्चा करते हैं, भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट का खिताब जीतकर यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने का इतिहास रचा है। यानी कि पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने नॉर्वे शतरंज का खिताब जीता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए अंतिम दौर में प्रज्ञानंद ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर कुल 18 अंक किए और वेस्ली शाह तथा अली रेजा फिरोज को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यहां पर चर्चा करें, टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को 2 बार पराजित किया, जिससे उनकी जीत और अधिक उल्लेखनीय बन गई। प्रज्ञानंद ने इससे पहले करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। ठीक है, यहां पर देखा जाए उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया कि उन्होंने मैग्नस कार्लसन को 2 बार पराजित किया। और यहां पर चर्चा करें, क्योंकि विश्व या प्रतियोगिता विश्व के शीर्ष रेटिंग वाले खिलाड़ियों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था, उन सबको पराजित करते हुए यहां पर जो आर प्रज्ञानंद है वो चैंपियन बने। तो नॉर्वे चेस याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि पहली बार देखा जाए किसी भारतीय खिलाड़ी ने यह खिताब जीता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं, देश का पहला ब्लास्ट प्रूफ इंटीग्रेटेड एंटी टेरर मुख्यालय। ठीक, अब ये देश का पहला ब्लास्ट प्रूफ इंटीग्रेटेड एंटी टेरर मुख्यालय कहां पर बनाया जाएगा? तो दिल्ली की लोधी कॉलोनी क्षेत्र में लगभग 368 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला ब्लास्ट प्रूफ इंटीग्रेटेड एंटी टेरर मुख्यालय बनाया जा रहा है। यह मुख्यालय बम धमाकों, आईईडी विस्फोटों, आत्मघाती हमलों तथा हवाई हमलों के प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु विशेष सुरक्षा मानकों के साथ विकसित किया जा रहा है। यहां पर चर्चा करें, परिसर में अत्याधुनिक वॉर रूम, हाईटेक साइबर फॉरेंसिक लैब तथा आधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज स्थापित की जाएगी, जिससे आतंकवाद और संगठित अपराध से जुड़े जांच को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। यहां पर बात करें, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की 7 प्रमुख इकाइयां एसआईटी, काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म, स्वैट, सिटी सस्पेक्ट सर्विलांस, मल्टी एजेंसी सेंटर एवं मुख्यालय शाखा को एक ही परिसर में संचालित किया जाएगा। यहां पर यानी कि जो दिल्ली पुलिस की प्रमुख 7 इकाइयां हैं उन सभी को इसी यहां पर देखा जाए जो ये मुख्यालय स्थापित किया जा रहा है, ब्लास्ट प्रूफ इंटीग्रेटेड एंटी टेरर मुख्यालय, यहीं से सारी चीजें संचालित की जाएंगी। ठीक है, हर किसी का मुख्यालय यहीं पर होगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं, लखनऊ के आईटीआई में बनेगा प्रदेश का पहला प्लेसमेंट भवन। यहां पर देखा जाए जो प्लेसमेंट भवन है, उत्तर प्रदेश का पहला प्लेसमेंट भवन कहां पर बनाया जाएगा? तो ये लखनऊ में बनाया जाएगा, लखनऊ आईटीआई में। ठीक है, लखनऊ के अलीगंज स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला प्लेसमेंट भवन बनाया जाएगा। 1400 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना यह 4 मंजिला भवन युवाओं के कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। यहां पर देखा जाए भवन में 1,000 क्षमता वाले 2 बड़े हॉल,
30 से अधिक साक्षात्कार कक्ष, विदेशी भाषा प्रशिक्षण की सुविधा विकसित की जाएगी, जिससे विदेशी रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यहां पर देखा जाए परियोजना को शासन की मंजूरी मिल चुकी है और शैक्षणिक सत्र 2026-27 में बजट जारी होने की संभावना भी है, जिससे रोजगार मेलों और कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों को नई गति भी मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपनी अंतिम खबर देखते हैं आज की क्या महत्वपूर्ण है। भारत की जो जन्म दर है इसमें ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। भारत की जो जन्म दर है यहाँ पर ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि जो टीएफआर है, अब ये टीएफआर आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट यूं हो जाता है क्योंकि देखा जाए पिछले लगभग 5 सालों में, 5 साल में लगभग 3 साल यानी कि 3 बार आपके पेपर में टीएफआर पूछा जा चुका है। ठीक, यहां पर चर्चा करते हैं। 2014 में टीएफआर जो था, टोटल फर्टिलिटी रेट जो था, ये 2.3 था। इससे घटकर 2024 में कितना हो गया है? 1.9 हो गया है। ठीक है, जो भारत के इतिहास में पहली बार प्रतिस्थापन स्तर का मतलब क्या है? प्रतिस्थापन स्तर कितना है? 2.1। ठीक है, और इससे नीचे पहुंच गया। प्रतिस्थापन स्तर का मतलब क्या है कि अगर देखा जाए जो रिप्लेसमेंट रेशियो होता है, ठीक, कि किसी जनसंख्या जैसे आज मान लीजिए कि 100 करोड़ है और 100 साल के बाद 100 करोड़ बनी रहे, उसके लिए प्रतिस्थापन दर कितना? 2.1 निर्धारित किया गया है। ठीक, अगर प्रतिस्थापन दर यानी कि जो जन्म दर है 2.1 बना रहता है तो होगा क्या कि हम 100 साल बाद भी हमारी जनसंख्या स्थिर रहेगी, उतनी ही रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर जो प्रतिस्थापन दर था उससे भी नीचे पहुंच गया है, यानी कि भारत की जनसंख्या जो धीरे धीरे है वो डिक्लाइन कर रही है। देखते हैं, दिल्ली में प्रजनन दर 1.2 दर्ज की गई है, जो देश में सबसे कम है, जबकि बिहार में 2.9 और उत्तर प्रदेश में 2.6 सर्वाधिक प्रजनन दर वाले राज्य रहे। यानी कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बात करें तो जो बिहार है, बिहार में टीएफआर कितना दर्ज किया गया है? टोटल फर्टिलिटी रेट 2.9 और उत्तर प्रदेश में 2.6। और ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि जो बिहार का टीएफआर है ये आपकी बीपीएससी परीक्षा के लिए और उत्तर प्रदेश का जो टीएफआर है ये आपके यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आगे चर्चा करें। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन दर 2.5 से घटकर 2.1 तथा शहरी क्षेत्रों में 1.8 से घटकर 1.5 रह गया है। शिशु मृत्यु दर में भी सुधार हुआ है। यहाँ पर बात करें 1000 जीवित जन्मों पर मृत्यु दर 2014 में 39 थी, यह घटकर 2024 में 24 हो गई है। ठीक है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की वृद्धि परिलक्षित होती है। तो ये था टीएफआर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आज के करंट अफेयर में इतने ही पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताए गए। अब बारी है जो डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर है उनको एक बार रिवाइज करने की। तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में हम चीजों को रिवाइज करेंगे। चर्चा करते हैं नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में सीडीएस जनरल अनिल चौहान और आर्मेनिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एडवर्ड एसायन के बीच में हुई बैठक में किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया? तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो आर्मेनिया और भारत के बीच में जो रक्षा संबंध है, रक्षा संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई थी। जो भारत के सीडीएस अनिल चौहान थे और आर्मेनिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल एडवर्ड एसायन थे, इनके बीच में। ठीक है, और यहाँ पर संयुक्त सैन्य उपकरण निर्माण तथा रक्षा तकनीकी बढ़ाने के ऊपर देखा जाए दोनों देशों के बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ था। अगला पॉइंट देखें, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित नीलगिरी क्लास का छठा स्टील्थ फ्रिगेट नाम क्या है? महेंद्रगिरी, किस शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है? ठीक, तो यहां पर देखो, सबसे पहले तो याद ये रखिए कि जो स्टील्थ फ्रिगेट होता है ये क्या होता है? स्टील्थ फ्रिगेट का मतलब ये होता है कि आपके रडार, जो रडार होते हैं ना, ये इस प्रकार के जहाज होते हैं जो रडार के कैच में नहीं आते। रडार इनको कैच नहीं कर सकता है। ठीक है, और यहां पर याद रखिए ये जो महेंद्रगिरी है ये किस प्रोजेक्ट के तहत बना है? तो प्रोजेक्ट 70A के तहत नीलगिरी क्लास या ये जहाज है और नीलगिरी क्लास में ये छठा जहाज है। ठीक है, और इसको किसके द्वारा बनाया गया? तो मझगांव डॉक बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। आगे चर्चा की जाए तो भारत और इटली के बीच में तैयार मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान 2026-27 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान है, बेसिकली देखा जाए सवाल ये पूछ सकता है कि किस अवधि के लिए ये है? तो 2026-27 की अवधि के लिए है। भारत और इटली के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान यहाँ पर बनाया गया 2026-27 के लिए। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उच्च तकनीकी हथियारों का संयुक्त निर्माण एवं सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। इसी वजह से देखा जाए 2026-27 प्लान तैयार किया गया है। आगे चर्चा करें, डीआरडीओ के द्वारा प्रस्तावित अग्नि 6 आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की मुख्य विशेषता यहाँ पर देखा जाए क्या है और कि प्रमुख विशेषता क्या है जो इसे अग्नि 5 से अधिक उन्नत बनाती है? जो अग्नि 6 है, अग्नि 5 से
किस प्रकार से भिन्न है? तो महत्वपूर्ण तथ्य ये हो जाता है कि इसकी जो मारक क्षमता है, ये मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है, और साथ ही साथ में यहां पर देखा जाए ये MIRV तकनीक पर बनी हुई है। MIRV तकनीक का मतलब ये होता है, ये जो मिसाइल है, मिसाइल एक बार आप हिट करेंगे तो ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आना होगा इसको, तो ये कई मतलब मल्टी टारगेट को ये हिट कर सकती है। ठीक है, मल्टी टारगेट को हिट कर सकती है। और इसकी जो यहाँ पर देखा जाए ये रेंज कितनी होगी, तो 10,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी, 10,000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। आगे देखते हैं, भारत वियतनाम के बीच में प्रस्तावित लगभग 5,800 करोड़ रुपए के ब्रह्मोस समझौते के तहत वियतनाम को ब्रह्मोस का कौन सा संस्करण प्राप्त होगा? ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो ब्रह्मोस का संस्करण है, ये सौर बेस्ड एंटी शिप संस्करण प्राप्त होगा वियतनाम को। ठीक है, तो भारत वियतनाम के बीच में जो प्रस्तावित 5,800 करोड़ रुपए का ब्रह्मोस समझौता है, इसके अंतर्गत जो समुद्री तट आधारित यानी कि जो तट आधारित ब्रह्मोस है वो प्रदान किया जाएगा वियतनाम को। आगे चर्चा करें, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी मई 2026 में किस देश की यात्रा के दौरान समुद्री सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की? तो यहां पर देखा जाए म्यांमार की यात्रा पर गए हुए थे और उसी दौरान यहां पर समुद्री सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई है भारत और म्यांमार के बीच में। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा पहली बार सफलतापूर्वक किए गए सॉल्वो लॉन्च की विशेषता क्या है? ये जो सॉल्वो लॉन्च होता है इसका मतलब ये होता है कि एक हेलीकॉप्टर है, उसी से एक ही बार में 2 मिसाइलें आप हिट कर दो, एक गई दूसरी तुरंत जाके तुरंत उसके पीछे ही तुरंत वहां से लॉन्च हो गई। ठीक है, तो एक ही हेलीकॉप्टर से कम अंतराल पर 2 मिसाइलों का परीक्षण ही होता है सॉल्वो लॉन्च। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा मिलकर किया गया है। आगे चर्चा करें, लगभग $10 बिलियन के ग्रेट निकोबार परियोजना भारत को किस सामरिक समुद्र क्षेत्र में बढ़त प्रदान करेगी? तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है ये आपके प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ये मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 1 के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जीएस पेपर 1 के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। और बेसिकली देखा जाए तो भारत का जो मलक्का जलडमरू क्षेत्र है उसके निकट जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, वहां पर जो भारत की सामरिक समुद्री क्षेत्र है उसको बढ़त प्रदान करेगी। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं, प्रयागराज में आयोजित नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का थीम क्या था? तो सबसे पहले ये याद कर लो, जो नॉर्थ टेक सिंपोजियम था इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन प्रयागराज में किया गया था और थीम था रक्षा त्रिवेणी संगम, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और शोल्डरिंग। ठीक है, तो यहां पर याद रखिए थीम क्या था? टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और सोल्जरिंग, साथ ही साथ रक्षा त्रिवेणी संगम इसका थीम था। आगे चर्चा करते हैं, नई दिल्ली में आयोजित ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तंत्रिका संबंधी सीमाओं का विस्तार और इसके रणनीतिक नेतार्थ, इसका थीम था। इसी थीम पर देखा जाए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। आगे चर्चा करें, भारत और कंबोडिया के बीच में आयोजित दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2026 कहां पर आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था किमपोंग सियाओ प्रांत कंबोडिया में। ठीक है, सिम्बैक्स का दूसरा संस्करण, सबसे पहले तो याद रखो सिम्बैक्स किसके बीच में? भारत और कंबोडिया के बीच में। और इसका दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? कंबोडिया में ही आयोजित किया गया था, किमपोंग सिपियू प्रांत में। आगे चर्चा करें, भारत का पहला ज्वाइंट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला ज्वाइंट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर जो है ये दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। आगे चर्चा करते हैं, भारत और अल्जीरिया के बीच पहली संयुक्त रक्षा आयोग की बैठक में रक्षा सहयोग के कार्यान्वयन हेतु किस दस्तावेज का हस्ताक्षर किया गया है? तो यहां पर देखा जाए रूल ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, रूल ऑफ प्रोसीजर का यहां पर हस्ताक्षर किया गया भारत और अल्जीरिया के बीच में रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए। आगे चर्चा करते हैं, भारतीय सेना के लिए 1,476 करोड़ रुपए से खरीदे जा रहे ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या है? ये जो ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खरीदा जा रहा है इसका मुख्य कार्य है दुश्मन के रडार एवं इलेक्ट्रॉनिक संकेतकों की निगरानी एवं विश्लेषण करना। आगे चर्चा करें, जयपुर में आयोजित ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का विषय क्या था? नए डोमेन में रक्षा क्षमता। नए डोमेन में रक्षा क्षमता बेसिकली देखा जाए तो ये ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का मुख्य विषय था। और याद रखिए जो ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 था इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। आगे चर्चा करें, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के द्वारा परीक्षण किया गया टार प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामान्य बमों को सटीक निर्देशित स्मार्ट हथियार में बदलना, यानी कि जो सामान्य बम होते हैं उनको देखा जाए जो टार प्रणाली है उसके माध्यम से उनको गाइडेड बम बना दिया जाए। ठीक है, और इसी के लिए देखा जाए तो ये डीआरडीओ के द्वारा टार प्रणाली विकसित की गई है और भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। चलिए आगे देखते हैं, डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का संबंध किस तकनीकी से है? तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीकी से संबंधित है। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा देखा जाए
तो एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का परीक्षण किया गया। ये बेसिकली देखा जाए तो हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक से संबंधित है। आगे चर्चा करें, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी, जिन्हें देखा जाए कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की योग्यता प्राप्त की है। तो इनका नाम क्या है, स्क्वाड्रन लीडर सानिया। आगे चर्चा करते हैं, भारत के पहले एआई आधारित एयरक्राफ्ट कार भैरव का विकास किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक, तो यहां पर ये याद रखिए FWDA के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। ये भारत का पहला एआई आधारित एयरक्राफ्ट है। चलिए आगे देखते हैं, उड़ीसा के चांदीपुर में सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम की अधिकतम मारक क्षमता कितनी है। तो ये सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम जो है इसकी अधिकतम मारक क्षमता 100 किलोमीटर है। आगे चर्चा करें, नाइब लिमिटेड के द्वारा परीक्षण किए गए वायु अस्त्र 1 लाइटनिंग म्यूनिशन तकनीक का जो परीक्षण किया गया, इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो इसकी परिचालन क्षमता 100 किलोमीटर है। ठीक है, आगे चर्चा करें, प्रस्तावित उत्तरी थिएटर कमांड का मुख्यालय किस शहर में स्थापित किए जाने की तैयारी की जा रही है, तो लखनऊ में स्थापित किया जाएगा उत्तरी थिएटर कमांड का मुख्यालय। आगे चर्चा करें, भारतीय नौसेना की नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल संघमित्रा का शुभारंभ किस शिपयार्ड के द्वारा किया गया है, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा देखा जाए तो ये संघमित्रा का शुभारंभ किया गया। आगे चर्चा करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मई 2026 की यात्रा के दौरान भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में किस क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर किया, तो रक्षा, साइबर सुरक्षा और सुरक्षा सूचना साझाकरण, यानी कि रक्षा, साइबर सुरक्षा एवं रक्षा सूचना साझाकरण के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। और अपने अंतिम पॉइंट पर चर्चा करें, भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किए गए क्यू फोर्स प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये याद रखिए कि जो क्यू फोर्स प्लेटफॉर्म है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सैन्य लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति प्रबंधन का डिजिटल एकीकरण, यानी कि जो सैन्य लॉजिस्टिक्स है उनका देखा जाए डिजिटली एकीकरण किस प्रकार से किया जाए, इसी के लिए भारतीय सेना के द्वारा क्यू फोर्स, ठीक है, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो ये थे हमारे डिफेंस रिलेटेड जो करंट अफेयर थे इंपॉर्टेंट्स, उन सब पे हमने चर्चा की। कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि प्रदेश का पहला, यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला प्लेसमेंट भवन किस राजकीय आईटीआई परिसर में बनाया जाएगा, कानपुर आईटीआई, गोरखपुर आईटीआई या अलीगंज स्थित राजकीय आईटीआई लखनऊ, प्रयागराज आईटीआई। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश का पहला ब्लास्ट प्रूफ इंटीग्रेटेड एंटी टेरर मुख्यालय स्थापित किया जा रहा है कहां पर, मुंबई में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में या चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 3 है, नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतकर किस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, डी गुकेश, विश्वनाथन आनंद, अर्जुन एरिगेसी या आर प्रज्ञानंदा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर 18 पुरुष एशिया कप हॉकी 2026 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर खिताब जीता है, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, जापान या मलेशिया। और अंतिम सवाल है, वर्ष 2024 में भारत की कुल प्रजनन दर जो TFR है कितनी दर्ज की गई, जो पहली बार प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंच गई है, 2.3, 2.1, 1.9 या 1.7। ठीक, तो ये है आज के जो आपसे सवाल पूछेंगे सवाल, और साथ ही साथ आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उन पर हमने चर्चा की। जो सवाल आपसे पूछे गए हैं इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही साथ जो इन्फोग्राफिक है, इन्फोग्राफिक का हमने वापस से यूज़ किया है ताकि आपको चीज़ों को याद करने में और आसानी रहे, क्योंकि कुछ कमेंट्स इन्फोग्राफिक वाले आते ही रहते थे कि सर इमेज से याद करने में आसानी होती है, तो इमेज भी लगी है और जो आपका कंटेंट भी आपका लगा हुआ है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ इसकी क्लास PDF, PPT इत्यादि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।